चूना का पेज नंबर दूसरा है। देखो, तीसरा जो प्रकार का चूना है वो होता है हमारा अशुद्ध चूना। अशुद्ध इसे बोलते हैं पुअर लाइम या लीन लाइम या फिर इम्प्योर लाइम। ठीक है, क्या होता है, इसे सामान्यतः इम्प्योर लाइम के रूप में जाना जाता है। और इसमें अशुद्धियाँ जो होती है ना, सबसे ज़्यादा होती है, 30% से ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसमें इसके जमने तथा कठोर होने की दर बहुत ही कम होती है। इसके जमने और कठोर होने की दर बहुत ही कम होती है। यह बी क्लास का चूना होता है। पुअर लाइम, लीन लाइम या इम्प्योर लाइम बी कैटेगरी का चूना होता है। अब इसका यूज देख लेते हैं। इस प्रकार के चूने का उपयोग निम्न श्रेणी के लो कैटेगरी के वर्क्स में किया जाता है। लो क्वालिटी के जो वर्क होते हैं उसमें किया जाता है। ठीक है, और फाउंडेशन वगैरह में इसका यूज़ करते हैं, फाउंडेशन। और नेक्स्ट जो हमारा हाइड्रोलिक लैम होता है ना, हाइड्रोलिक लैम, इसका क्या है, यह जलीय चूना का वह गुण है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में पानी के भीतर चूना जम जाता है, कठोर हो जाता है। हाइड्रोलिक लैम जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में जमता है। ठीक है, नेक्स्ट 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 नोट, जलीय गुण के लिए मुख्य रूप से क्ले महत्वपूर्ण है। भाई किसी भी चूने में जो हाइड्रोलिसिटी आती है ना, जो जलीय गुण आता है वो उसकी क्ले की वजह से आता है। पानी के भीतर बनाए गए संरचना को जलीय संरचना कहते हैं, सिंपल। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑन लाइम। किसी भी चूने की टेस्टिंग कैसे की जाती है, टेस्टिंग ऑफ लाइम। ठीक है, देखो, पहला टेस्ट चूने का हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट, HCl टेस्ट किया जाता है चूने के ऊपर। तो क्या होता है, इस टेस्ट द्वारा चूने का क्लास कि किस कैटेगरी में आएगा, ठीक है, इसके बारे में पता चलता है। और उसमें उपस्थित निष्क्रिय पदार्थों की मात्रा पता चलती है और चूने के निस्तारण की स्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, 3-4 काम होते हैं HCl टेस्ट में। हाइड्रोक्लोरिक टेस्ट में क्या होता है, पहला कि इससे ये पता चलता है कि चूना किस क्लास का है। ठीक है, दूसरा, उसमें निष्क्रिय पदार्थों की मात्रा कितनी है और चूने के कैल्सिनेशन की स्थिति क्या है। ठीक, दूसरा टेस्ट है साउंडनेस टेस्ट, जो IS कोड 6932 भाग 9 में किया जाता है। अब ये चूने पर कैसे करते हैं, यह परीक्षण चूने में उपस्थित फ्री लाइम की मात्रा ज्ञात करने के लिए, मुक्त चूने की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इससे यह भी पता लगता है कि चूना पूरी तरह बुझा है कि नहीं। ठीक, ली चैटलियर के निर्दोषता परीक्षण के अनुसार उच्च जलीय चूने मतलब हाई हाइड्रोलिक लाइम के लिए अधिकतम एक्सपेंशन 10 mm तक होता है। ठीक है ना, इस चूने का जो साउंडनेस टेस्ट किया जाता है ना, वो ली चैटलियर एप्रेटिस से करते हैं, जिस पर रीडिंग जो है, अगर चूना आपका हाई हाइड्रोलिक लाइम है तो वहाँ पर एक्सपेंशन जो होगा वो 10 mm तक होगा। तो मतलब कि हाई हाइड्रोलिक लाइम के लिए एक्सपेंशन जो होता है ली चैटलियर टेस्ट से 10 mm तक होता है। ठीक, ये चेस्ट आप देख सकते हैं, ये ली चैटलियर एप्रेटिस है। ठीक है, ली चैटलियर एप्रेटिस का जो डाया होता है ना, रिंग होती है उसकी 30 mm होता है और लेंथ इसकी 165 mm होती है। ठीक है, और ये ब्रास के मोल्ड का बना होता है। इसकी जो थिकनेस होती है 0.50 mm होती है। ठीक, और इसकी जो स्प्लिट होती है ये 50 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट, जो IS कोड 6932 पार्ट 6 में किया जाता है। ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है चूने के ऊपर। देखो, इस टेस्ट द्वारा चूने की ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ पता करते हैं, अनुप्रस्थ सामर्थ्य। ठीक है, क्या है, इसके लिए सिंपल लेते हैं, चूना और बालू 1:3 की रेशियो में। ठीक है, 1:3 के मसाले के 6 सैंपल लिए जाते हैं और 25 × 25 × 100 mm आकार के लेते हैं। मतलब चूना और बालू को मिलाकर 1:3 की रेशियो में मसाला बनाया जाता है। ठीक है, उसके 6 सैंपल बनाए जाते हैं। इनका साइज रखा था 25 100 mm का। ठीक, अब देखो देखो, अब ग्रेड A का जो चूना होता है ना भाई, उसका मॉड्यूलर ऑफ रप्चर 28 दिन का जो होता है वो 10.5 kg/cm² से कम नहीं होना चाहिए। और ग्रेड B का जो चूना होता है उसका मॉड्यूलस ऑफ रप्चर की वैल्यू 28 दिन की जो होती है वो 7 kg/cm² से
कम नहीं होनी चाहिए। मतलब मॉडुलस ऑफ रप्चर का मतलब क्या होता है जानते हो? ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ। चूने की ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ कह लो चाहे मॉडुलस और रप्चर स्ट्रेंथ कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ग्रेड ए का चूने के लिए होती है 105 10.5 और ग्रेड बी के लिए 7। अब नेक्स्ट जो टेस्ट किया था चूने को वो है वर्केबिलिटी टेस्ट। वर्केबिलिटी क्या होता है? मसाले में सुर्खी अथवा बालू का अनुपात ज्ञात करने के लिए वर्केबिलिटी टेस्ट किया जाता है। जो भी मोटार है उसमें आपको सुर्खी और बालू का रेशियो ज्ञात करना है। ठीक, तो वर्केबिलिटी टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट है पॉपिंग एंड पिट्टिंग टेस्ट। आइए उसको 1933 में किया था। पॉपिंग और पिट्टिंग टेस्ट क्या है? यह टेस्ट शुद्ध चूने की साउंडनेस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करते हैं? चूना और बालू, इनका जो रेशियो है ना, इनसे 1:3 का मसाला बनाया जाता है। फिर इसके 12 सैंपल बनाए जाते हैं 50 गुना 50 गुना 50 mm के। ठीक है, इसके ऊपर फिर लोड लगाते हैं 150 mm² की दर से। ठीक है, और ये 6 सैंपल की औसत सामर्थ्य निकाल ली जाती है, वो इसकी संपीड़न सामर्थ्य होती है। ठीक है, दोबारा समझो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन से करते हैं जिसके लोड जो होता है हर सैंपल के ऊपर 150 न्यूटन पर मिनट के साथ लगाया जाता है, और इसमें चूना और बालू का रेशियो रहता है 1:3 का रहता है, जिससे इसमें 12 सैंपल तैयार किए जाते हैं 50 गुना 50 गुना 50 mm के। ठीक, और इसके 6 सैंपलों की टेस्ट करने के बाद इनके एवरेज निकाल लिया जाता है, वो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट है बॉल टेस्ट। ये क्या है? 6 घंटे के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है। चूने की बॉल बनाई जाती हैं, उन बॉल को पानी में 6 घंटे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यदि गेंदों का विस्तार और विघटन होता है तो यह चूना सी कैटेगरी का है। ठीक, यदि थोड़ा विस्तार और कई दरारें हो तो चूना बी कैटेगरी का है। यदि कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है तो चूना ए कैटेगरी का होता है। आई बात समझ? अगर इन गोलियों के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो चूना ए कैटेगरी का हो जाएगा। अगर उसमें दरारें आ गई या थोड़ा विस्तार हो गया तो चूना बी कैटेगरी का है। और यदि गेंदों का विस्तार हो गया, विघटित हो गई, फैल गई, तो चूना सी कैटेगरी का होता है। लास्ट टेस्ट है हमारा इम्प्योरिटी टेस्ट, अशुद्धता टेस्ट। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। चूने के ज्ञात वजन को बीकर में कैसे करते हैं? चूने का जो ज्ञात वजन है ना, उसको बीकर में पानी के साथ मिलाया जाता है। ठीक, फिर इस नमूने को 8 घंटे सुखाते हैं। यदि नमूने के वजन में 10% से कम अंतर है तो चूना अच्छा है। यदि नमूने के वजन में 10 से 20% तक अंतर है तो यह शुद्ध चूना है। यदि नमूने के वजन में 20% से अधिक अंतर आ गया ना तो यह चूना अशुद्ध है। आई बात समझ? दोबारा देखो, इम्प्योरिटी टेस्ट कैसे करते हैं सैंपल उसका चूने का? तो चूने में इम्प्योरिटी याद करने के लिए टेस्ट किया जाता है। कैसे? चूने का जो हमने वेट किया, मान लो ये इसका वेट 10 किलो है मान लो। ठीक, उस वजन को बीकर में, उस चूने को लेके बीकर में पानी में घोल देंगे। ठीक है, फिर उसको 8 घंटे के लिए सुखा देंगे। उसके बाद क्या होगा? फिर उस वजन को तोलेंगे। तो यदि नमूने का वजन 10% से कम अंतर आता है, मतलब जो 10 किलो था उसमें 10% की कमी आ गई, अंतर आ गया, तो चूना अच्छा है। ठीक, यदि नमूने के वजन में 10 से 20% का अंतर आ रहा है तो शुद्ध चूना है। यदि 20% अधिक अंतर आ गया ना तो यह अशुद्ध चूना हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट और लास्ट टेस्ट है विजुअल टेस्ट। देख के करते हैं इसको। तो हाइड्रोलिक लैम्प ब्रश ग्रे, भूरे या डार्क रंग का होता है। हाइड्रोलिक लैम्प कैसा होता है? ब्रश ग्रे, भूरे और गहरे रंग का होता है, डार्क रंग का होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक लैम्प कैसा होता है? ग्रे रंग का होता है और गहरा डार्क होता है, भूरे रंग का। हाइड्रोलिक लैम्प में मिट्टी का स्वाद आता है और इसमें मिट्टी की गंध निकलती है। यदि चूने का रंग सफ़ेद है तो यह शुद्ध चूना हो दर्शाता है। चूना पत्थर पर चमकते कण, ठीक है, फ्री साल्ट की उपस्थिति का संकेत है। चलिए, हो गया चूना यहाँ तक।